जय हिंद। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आनंद क्लासेस करगढ़ में। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की इतिहास। संविधान निर्माण का इतिहास। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण के इतिहास, संविधान की कैसे निर्माण हुआ। तो मेरे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप लोग को संविधान निर्माण के बारे में बताया जा चुका है कि देखिए 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था और यह कंपनी शुरुआत में, प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ आया था तो व्यापार की दृष्टि से, लेकिन यह कंपनी धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगा और भारत में शासन करने के लिए यह कंपनी को बार बार ब्रिटेन से अधिनियम लाया जाता था, एक्ट लाया जाता था जो भारतीय संविधान के निर्माण के नींव बना। ठीक, तो इसी कंपनी के द्वारा हम लोग जो एक्ट पारित हुआ है उस सब के बारे में जानेंगे। तो संविधान के निर्माण के इतिहास जो टॉपिक है इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति के सिफारिश पर भारत में भेजा गया था। ठीक, तो लॉर्ड नॉर्थ जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इन्होंने गुप्त समिति के सिफारिश पर भारत में एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजे और इस रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो शासन व्यवस्था है कंपनी को उसको सुंदर बनाना, कंपनी की शासन व्यवस्था जो है उसको सुंदर बनाना। तो इस एक्ट का 3 विशेषता थी भारतीय संविधान में, सॉरी नहीं, इस एक्ट के 3 विशेषता थी। पहला नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत कंपनी अपने कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया। ठीक, कंपनी अपने कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया और ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया था इस एक्ट के तहत। दूसरी नंबर, इस एक्ट की यह विशेषता थी कि कंपनी जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पहली बार हस्तक्षेप किया। इससे पहले 1773 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। ठीक, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी सीधे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। और तीसरी नंबर विशेषता है कि इसके तहत भारत में जो है केंद्रीय शासन पद्धति का नींव रखा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केंद्रीय शासन पद्धति का एक नींव रखा। ठीक, तो आज के हम लोग का टॉपिक है, ये हम लोग जितना कुछ अभी आप लोगों को बताए हैं ये टॉपिक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या विषय था, क्या क्या नियम था, उसको बहुत विस्तृत ढंग से देखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग को एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा और एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या था। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
आज का हम लोग का यही टॉपिक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान। इस एक्ट में क्या क्या था, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम प्रावधान यही था कि बंगाल के जो गवर्नर होते थे उनके पद के नाम को बदल करके और गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, तो इसको हम लोग नोट करेंगे। 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखिए इस बात में जो हम लोग जानेंगे कि कौन सी सब बड़ी बातें हैं। गवर्नर के पद को नाम को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। बाबू चेंजिंग बहुत बड़ा हुआ था इसमें। नाम बदलना एक साधारण बात है, लेकिन पद बदल देना साधारण बात नहीं है। देखिए इसमें क्या है, 1773 का अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि गवर्नर जनरल, जैसे गवर्नर पद थी उसमें एक व्यक्ति होते थे, ठीक, और उस व्यक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। ठीक, और गवर्नर जनरल पर इसमें 4 व्यक्ति के अंकुश रहता था। गवर्नर जनरल पर 4 व्यक्ति के अंकुश रहता था, इसलिए उस पद में इस पद में दोनों में बहुत कम अंतर था। गवर्नर पद पर किसी के अंकुश नहीं रहता था, वो फ्री होते थे, अपने हिसाब से काम गवर्नर कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते थे। 4 सदस्यीय निकाय का गठन किया गया था, उससे सलाह लेकर के कर सकते थे। ठीक, तो ये होता है गवर्नर पद और गवर्नर जनरल में अंतर। अब देखिए 1773 के अधिनियम के तहत चार सदस्यीय निकाय का गठन किया गया था। 1773 का अधिनियम के तहत 4 निकाय के गठन, 4 सदस्यीय एक निकाय का, संस्था का गठन किया गया था, जिसमें 4 सदस्य होते थे। ठीक, जिसमें शासन के समस्त शक्ति का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। किया गया था जो शासन का समस्त शक्ति का उपयोग, शासन का समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक, ये गवर्नर और गवर्नर जनरल जो पद बताया उसी पर यह टॉपिक आधारित है। देखिए 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि गवर्नर जो होते थे, गवर्नर पर किसी व्यक्ति के अंकुश नहीं होता था। ठीक, लेकिन गवर्नर जनरल पर 4 व्यक्ति के अंकुश होता था। एक निकाय का गठन किया गया था, परिषद का गठन किया गया था, और यह चारों व्यक्ति का अंकुश होता था और शासन का समस्त शक्ति का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक, तो इसमें जैसे देखा जा सकता है, कहने के मतलब कि जैसे बहुत सारे देश हैं, जैसे मान लीजिए जो संसद विहीन देश है, पहले राजा महाराजा के समय में राजा पर किसी व्यक्ति का अंकुश नहीं होता था। ठीक, लेकिन आज के हम लोग संसद है, संसद प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक जो नेता है
जो नियम कानून है उस पर संसद का अंकुश है, सुप्रीम कोर्ट का अंकुश है, तो उसी तरह से गवर्नर जनरल पर अंकुश लगाया गया था। ठीक, अब देखिए एक चीज और हुआ था, 1773 के अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक, तो इसको भी नोट करेंगे। 1773 की अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में किया गया था, जिसमें 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। ठीक, हाइड थे। देखिए अब हम लोग जो के ऊपर के हम लोग जान गए, उसके बारे में समझ चुके कि 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था जो संयुक्त रूप से शासन के समस्त शक्ति का उपयोग करता था। ठीक, लेकिन 1773 के अधिनियम के तहत एक और चीज हुआ था जो आप लोगों को बताया, केंद्रीय शासन की नींव रखा। केंद्रीय शासन की नींव मतलब सुप्रीम कोर्ट बनाया। ठीक, 1773 के अधिनियम के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में किया गया। ठीक, 1773 के एक नहीं पारित करके आया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक, तो वह सुप्रीम कोर्ट 1774 में कोलकाता में बना दिया गया था। ठीक, जिसमें 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा अन्य न्यायाधीश जो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडा थे। ठीक, तो इतना हम लोग जाने जो कि 1773 के अधिनियम के बारे में जो प्रावधान है वही उसी का टॉपिक है। तो आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तत्पश्चात इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या इसमें टॉपिक हुआ था। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ और पूर्णतः रूप से माने कि इसमें 4 को न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। ठीक ना।
अब देखिए इसमें क्या क्या बनाया गया था उसको बारे में हम लोग समझेंगे कि जो और अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है वो सब क्या क्या आया था। ठीक, देखिए बिना लाइसेंस के बिना लाइसेंस के कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार और भारतीय लोग से रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह भी अधिनियम लाया गया था, यह भी माने प्रावधान था उसमें कि बिना लाइसेंस के कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, माने कि भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार नहीं लिया जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि जो कंपनी के बिना लाइसेंस के लोग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अधिकारी थे, बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। और इसके तहत एक और काम हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संस्था बनाया गया, जिस संस्था के तहत कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य के बारे में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। ठीक, उसको भी हम लोग नोट करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी को राजस्व, सैन्य और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी के राजस्व, सैन्य और नागरिक संबंधी सभी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य होगा। ठीक, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के राजस्व, सैन्य और नागरिक संबंधी सभी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। यानी भारत से आप लोग कितना, कंपनी के ब्रिटिश सरकार बोला कि भारत से आप लोग कितना राजस्व वसूलते हैं, कितना सेना रखे हैं, कैसा शासन कर रहे हैं, कितना पॉपुलेशन है भारत के, कितना लोग किस कार्य में जुड़े हुए हैं, ये सभी चीज की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। देखिए अब 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो है कंपनी के शासन को सुंदर बनाना था। ठीक, लेकिन यह रेगुलेटिंग एक्ट एक असफल अधिनियम था। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे कि यह असफल अधिनियम क्यों था। इसे जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी एक बार पीछे से आते हैं। ठीक, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के कब आया था, क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट किसने विदा किया था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने विदा किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के सिफारिश पर आया था, तो गुप्त समिति के सिफारिश पर आया था। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया,
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किया? तो 1773 के अधिनियम के तहत, जो कि पिछले क्लास में पढ़ाई हो चुकी है। ठीक, उसके बाद किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केंद्रीय शासन का नींव रखा? तो 1773 के अधिनियम के तहत। ठीक, उसके बाद हम लोग जाने कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान क्या क्या था। ठीक, तो प्रावधान में हम लोग जाने हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं यहाँ से कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर पद के नाम को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक, अब गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? आप लोग को बता चुके हैं कि गवर्नर जो होते हैं वे एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं और वह शासन करते हैं, और गवर्नर जनरल एक निकाय बन जाता है, एक परिषद बन जाता है और वह संयुक्त रूप से शासन करते हैं। ठीक, उसके बाद किस अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक, उसके बाद में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किया गया था उसमें कितने न्यायाधीश थे? तो 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के नाम क्या था? तो सर एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था लेमेस्टर, चेम्बर्स और हाइड था। ठीक, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान था। साथ ही साथ और प्रावधान है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत अधिकारी कंपनी के अधिकारी को बिना लाइसेंस के भारतीय लोगों से उपहार या व्यापार निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के राजस्व, सैन्य, नागरिक संबंधी सभी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना होगा। ठीक, इतना जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था एक असफल एक्ट था। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता के कारण क्या था ये हम लोग जानेंगे। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता के कारण। रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता के कारण, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट असफल क्यों हुआ इस बात पर ज्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट असफल होने का 2 कारण माना जाता है। पहली नंबर, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन बॉम्बे और मद्रास को कर दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के शक्तियों के सीमांकन नहीं किया गया था। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनकी अपार शक्तियां थी, तो जब अपार शक्तियां थी तो वे मनमानी काम कर रहे थे, यानी कि किसी भी प्रकार के अच्छे कामों में ध्यान कम देते थे, मनमानी काम, उनसे ऊपर कोई नहीं था। ठीक, तो इसके वजह से पहली नंबर कारण बना असफलता के। दूसरी नंबर, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस किस क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है, कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत इसका केस देखा जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी शक्तियों का सीमांकन नहीं किया गया। ठीक, तो देखिए
रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता का दो कारण है। फर्स्ट नंबर, बंगाल का गवर्नर जनरल के शक्ति का सीमांकन न करना। दूसरा नंबर, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार शक्ति का सीमांकन न करना। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के असफलता के दो कारण हैं। पहला नंबर, बंगाल के गवर्नर जनरल के शक्तियों पर कोई अनुबंध नहीं था, और दूसरी नंबर, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार शक्तियों में के सीमांकन में भी कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार शक्ति जो था उसमें भी सीमित नहीं था, जिस कारण से रेगुलेटिंग एक्ट असफल हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट को असफल होने के कारण इसे रेगुलेटिंग एक्ट को असफल होने के कारण इसे प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट के असफल होने के कारण ही इसे प्रयास और भूल की संज्ञा दिया गया। तो हम लोग जाने पूर्णतः रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से। इसमें से कोई टॉपिक आप लोगों से माने कि वांछित नहीं है, यदि हमारे वीडियो देख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब असफल हो गया तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करना था। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, और हमारे चैनल से जुड़िए, ताकि आपको इसी तरह से कंपटीशन की जितने भी पॉलिटिक्स से सभी टॉपिक एकदम विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे आनंद क्लासेस बरगढ़ में सभी विषयों की पढ़ाई ड्रीम कंपटीशन क्लासेस की तरह से कराया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।